नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद जो एक के बाद एक हारे हुए प्रत्याशी अदालत जाना शुरू हुए, ये सिलसिला महाराष्ट्र में और भी जोर पकड़ लिया और अब गांव-गांव से लोग अलग-अलग इंडिविजुअल, सामूहिक रूप से नहीं, इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट जाने का जो फैसला किए हैं, एक जो मुहिम चलाया है, इस मुहिम में सुप्रीम कोर्ट रिवर्ट करना भी शुरू किया है। हालांकि निजी तौर पर मेरी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन रिवर्ट करना कि चलो रिसीविंग आने लगी, लोगों को लग रहा है कि हाँ चलो सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में तभी हो सकता है जब इस मुहिम में शरीक होने वालों की संख्या लाखों में हो। ये 10, 20, 50, 100 पर नहीं, लाखों में होगी संख्या। ये 1 करोड़ 50 लाख की संख्या हो जाएगी, तो ये संख्या इतनी बड़ी है जो सुप्रीम कोर्ट को दबाव में ले। सुप्रीम कोर्ट दबाव में, हालांकि कहना कि सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाए, मैं तो चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी संवैधानिक संस्था दबाव में ना आए, लेकिन कई बार दबाव को काटने के लिए दबाव काम आता है, तब कोई भी संस्था स्वतंत्र होकर काम करती है। शायद मेरी बातें थोड़ी जो है उलझी-उलझी सी लग रही हूँ, लेकिन बिहार में जो हरियाणा और महाराष्ट्र से जो अभियान शुरू हुआ था, बिहार में आकर के उसकी गति बहुत धीमी पड़ गई है। बिहार में चुनावी नतीजों को चैलेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 11 दिन बचे हैं। हरियाणा से महाराष्ट्र तक इस पूरी मुहिम को और अदालत में प्रत्याशियों द्वारा नतीजों को चैलेंज किए जाने के पीछे जो व्यक्ति सबसे मजबूती से काम करता रहा, अक्सर हम चुनाव सुधार पर जब बात करते हैं या चुनावी धांधलियों पे बात करते हैं, तो वो अक्सर हमारे साथ रहते हैं, राव साहब। ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए उनको। राजशेखर राव चिंता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। राव साहब ने बहुत सारे, मतलब बहुत पिटीशंस हैं, अभी सब वो गिनती बता देंगे, महाराष्ट्र में अग्रवाल से लेकर के और हरियाणा में कितने हैं। लेकिन बिहार में सिर्फ 11 दिन बचे हैं और बिहार जो नतीजे आए, चमत्कारिक नतीजे, उन नतीजों के खिलाफ कानून के शरण में भी जाने को तैयार नजर नहीं आ रहा। क्या इन बचे 11 दिनों में नतीजों को चैलेंज करने के लिए कुछ चेहरे सामने आएंगे, खड़े होंगे? क्योंकि राव साहब एक-एक को मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको लीगल उसमें जाने के लिए क्या-क्या तैयारी करनी है, सब सारा सपोर्ट लेके खड़े रहते हैं। उसके साथ-साथ चिट्ठी वाला अभियान भी शुरू कर रखा है उन्होंने। वो अभियान, हालाँकि उस अभियान में थोड़ी-सी रफ्तार पहले के मुकाबले दिखी है, क्योंकि मेरे पास विजुअल्स आए हैं। उसमें गाँव-गाँव में खड़े होकर के लोग अब 20-20, 30-30 के जत्थों में लोग नज़र आ रहे हैं। एक गाँव में 100 लोग के आस-पास इकट्ठे 100 लोग जुड़े हैं। तो ऐसे ये संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी रफ्तार जो चाहिए, उससे बहुत कम है अभी भी रफ्तार। एक सुप्रीम कोर्ट से आया है जो कहते हैं पावती, उसको दिखा दीजिए सुप्रीम कोर्ट से पावती, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सोचेंगे सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कूड़े में फेंक दे रहा हो, क्या हो रहा हो। नहीं, लेकिन ये देखिए, ये पावती है, इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है, लेटर का डेट है, रिसीविंग है, देखिए रिसीव्ड ऑन सब है, एप्लीकेंट नेम सीआरएस राव, सब लिखा हुआ है इसमें। एड्रेस वेड्रेस सब डिटेल है। हटा दीजिए, हटा दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट पे चलेंगे, लेकिन राव साहब बिहार को लेकर के थोड़ा मामला चिंताजनक है। नतीजों को लेकर के असंतोष सब में था, लेकिन अब तो कोई चैलेंज भी नहीं करने जा रहा है और 45 दिन का वक्त होता है, फिर तो ईवीएम भी, सब डेटा भी डिलीट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और डंके जी चोट पे कहेंगे ज्ञानेश कुमार की भाई 45 दिन का टाइम था, हमने डिलीट कर दिया। जी नमस्कार आशीष जी और न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को नमस्कार। लेकिन आपने जो कहा कि मुझे पता नहीं कि कितने लोगों ने ये इलेक्शन पिटीशन दायर किया नहीं, लेकिन उसका समय सीमा 45 दिन होता है, क्योंकि हम कहते आ रहे हैं कि ईवीएम में अगर कोई धांधली हुई है तो उसका सबूत जो है ईवीएम में मौजूद रहेगा। जब तक डाटा डिलीट ना हो तब तक मौजूद रहेगा, और उस पे उसके ऊपर आपको एतराज कोई है तो उसको जताने के लिए 45 दिन की समय सीमा है।
तो बिहार के हारे हुए सभी उम्मीदवारों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, 1-2 दिन में इलेक्शन पिटीशन दायर कर दिए ताकि वो इलेक्शन ईवीएम जो है वापस चुनाव आयोग के पास नहीं जाए। देश के मतलब तेलंगाना से एक आदमी है, उनको मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं। बिरैया साहब करके है, संगारेड्डी जिले के तेलंगाना के, वो गांव-गांव जाकर अपने खर्चे में लोगों को पूरा समझा रहे हैं धांधली कैसा होता है। वो कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हारे हुए पार्टियों को, हारे हुए नेताओं को शिकायतें हैं, वोटरों को शिकायत नहीं है, इसलिए हम वोटरों को शिकायत करना चाहिए करके उनको समझा के, उनको प्रेरित करके उनसे चिट्ठियां लिखवा रहे हैं। अभी तक उन्होंने 100 के ऊपर चिट्ठियां लिखवाई है। कल के दिन एक गांव में 100 चिट्ठियां और लिखवा रहे हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर करीमनगर जिला में जिला कोर्ट में बार एसोसिएशन के कुछ वकील, करीब 40 से 50 वकील भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बिहार के ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल की जांच की मांग कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी करके एक हैदराबाद है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां के छात्र लिख रहे हैं इस हफ्ते के वीकेंड में, सैटरडे को लिख रहे हैं, शनिवार को लिख रहे हैं चिट्ठियां, 100 के करीब वो चिट्ठियां पहुंचेंगी। मतलब तेलंगाना में तो तूल पकड़ रहा है ये मामला, लेकिन देश भर से भी चिट्ठियां आ रही है, एक दो हर एक राज्य से चिट्ठियां आ रही है। जितना मेरे को समाचार मिल रहा है, मैं रिकॉर्ड उसका मेंटेन करते जा रहा हूं। लेकिन जहां से हमें उम्मीद है, बिहार में अभी तक लाखों लोगों की चिट्ठियां पहुंचनी थी, बिहार से कोई हमें अभी तक कोई उतना ज्यादा, मेरे पास 4-5 लोग लिखे होंगे बिहार से। मैं देश के सभी वासियों के साथ साथ खासकर बिहार के लोगों से कहता हूं कि आप चिट्ठी लिखिए। अगर चिट्ठी का आपको नकल चाहिए तो हमें ईमेल कर दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है rajsrao@gmail.com, काट लीजिए, rajsrao@gmail.com मेरा ईमेल है, उसे ईमेल कर दीजिए। हम आपको नकल भेज देंगे, उसके आपको सारे पन्नों पर साइन करना होता है। देखिए वो ईमेल आईडी डिस्प्ले हो गई है स्क्रीन पर, उसी पर मुझे आप भेज दीजिए तो हम भेज देंगे। वो उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको सारे पेज पर साइन करके आखिरी पेज में अपना डिटेल्स भर के, फोन नंबर भर के स्पीड पोस्ट करना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्पीड पोस्ट करना है। देश के सभी प्रदेशों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन बिहार से जो है हमें उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हाल ही में अखिलेश जी हैदराबाद आए हुए थे, अखिलेश जी से बात हुई इस मामले में, इसकी एक कॉपी, लेटर की कॉपी उन्हें दी गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत बढ़िया धमाकेदार कार्यक्रम है, इसको करना चाहिए। लेकिन अन्य पार्टियों के, मतलब हम राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी जी तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लोग ये चिट्ठी लिखे और उनके कार्यकर्ता पूरे कतार में खड़े हो जाए, पूरे देश भर में हर एक पोस्ट ऑफिस के सामने जिस दिन देश भर में 50 लोग खड़े हो जाएंगे, तो बिहार का मामला, ईवीएम के जांच होंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि चुनाव परिणाम पलट जाएंगे। हर एक डाकघर के सामने 50 लोगों की कतार आपको जिस दिन दिखेगी, उस दिन ईवीएम लगकर बिहार के ईवीएम कोर्ट में खुलेंगे, धांधली पकड़ी जाएगी, ईवीएम रद्द करके आपको बैलेट पेपर चुनाव आएंगे और शायद बिहार में दोबारा चुनाव होने की भी संभावना है। मुझे यकीन है कि बिहार ईवीएम में ही, ईवीएम की फोरेंसिक जांच में ही आपको ईवीएम के धांधली का पर्दाफाश हो जाएगा। बिहार में दोबारा चुनाव होने के काफी आसार है। जी यार, ये बिहार में दोबारा चुनाव, ये तो कह के आपने बहुत बड़ा जो है वो कर दिया कि बिहार में दोबारा चुनाव। इस दौर में कहाँ दोबारा चुनाव होगा जब अपोजिशन सोया हुआ है। बिहार के चुनावी नतीजे कोई हजम नहीं कर पा रहा था, लेकिन कोई चैलेंज ही जब करने नहीं जा रहा है तो कहां से होंगे। मैं तो बड़ा रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। अपोजिशन को बुरा लगे तेजस्वी को, और हम न तेजस्वी के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं न किसी और के लिए, हम देश के लिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, देश के डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। ये जब घर में सोते रहेंगे, कोई एक भी मेरी जानकारी में नहीं है। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में जरा गिनती करवा दीजिएगा एक बार, मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात जाए
हरियाणा और महाराष्ट्र में कितने पिटीशंस आपने करवाए, कितने प्रत्याशी अदालतों में गए हुए हैं और वो केस अभी चल रहे हैं हरियाणा हाँ से जी लेकर सर, महाराष्ट्र। जी जी। बिहार में हरियाणा में मेरे ख्याल से मैंने को- पहले कांटेक्ट किया था नीरज मिश्रा को, उसके बाद में करण सिंह दलाल जी को, उसके बाद में सर्वमित्र जी ने याचिका दायर की। 8-10 लोगों ने हरियाणा में चुनाव दायर किए। उसके बाद में महाराष्ट्र में 108 से 110 तक एप्लीकेशन गए, इलेक्शन पिटीशन गए कोर्ट में महाराष्ट्र में 110 चुनाव 108 क्षेत्र से में। 10। लेकिन बिहार में जो है कितने गए कितने नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन हारे हुए सभी उम्मीदवारों को इलेक्शन पिटीशन 1-2 दिन में दायर कर देना चाहिए, ताकि ईवीएम जो है बिहार के वो वापस चुनाव आयोग के पास न चले जाए, और उनका जो सबूत है उसमें धांधली के जो भी सबूत ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल में है वो नष्ट न किए जाए। तो पहली बात तो हारे हुए उम्मीदवारों को पिटीशन दायर करना है, क्योंकि आप और जनता पिटीशन दायर नहीं कर सकती। इलेक्शन में आपको कोई शिकायतें हैं तो हारे हुए उम्मीदवार ही दायर कर सकते हैं, तो काम तो उन्हीं को करना है। अब उसके बाद में ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल की जांच भी बिहार के जो वोटर है उनका ज्यादा प्रभाव रहता है। वो अगर उनका जो ज्यादा हक बनता है कि उसकी जांच की मांग करे, देश भर हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वही ईवीएम हमारे पास भी इस्तेमाल करेंगे। और एक केवल ईवीएम का मुद्दा बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एसआईआर की जांच हो, डिलीट किए गए वोट कौन से कंप्यूटर से किसने डिलीट करवाए उसकी जांच पड़ताल हो, और उसको दोषी ठहरा कर कटघरे में करा कर उसको कारागार भेजें। हम चाहते हैं आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद में आप 10,000 रुपया कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इस बहाने भी देश के हर एक वोटर, मतलब 2-3 करोड़ अगर लेटर आ जाए कि अरे भाई आप एमसीसी अमल होते हुए 10,000 रुपए कैसे ट्रांसफर कर दिए, वोट चुनाव रद्द कर करके 8-10 करोड़ अगर चिट्ठियां आ गई तो पलट जाएगा परिणाम, दोबारा चुनाव होगा। लेकिन देश के हर एक नागरिक, ये जो आप चिट्ठी लिख रहे हैं वो आपको वोट समझ लीजिए, आप लोकतंत्र को बचाने के लिए आप चिट्ठी लिख रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए आप चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे अगर अन्य राज्यों के लोग ये समझे कि हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुआ हमें क्या पड़ी है, नहीं, कल आपके साथ यही होगा, कल उत्तर प्रदेश में यही होगा, बंगाल में यही होगा, तमिलनाडु में यही होगा, देश भर में यही होगा। अगर जब दोबारा चुनाव होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, तो देश भर में होगा। तो इसीलिए हर एक आदमी को, हर एक वोटर को अपना वोट बचाने के लिए ये चिट्ठी लिखना जरूरी है। और मैं खासकर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं, बिहार के खान सर है, चाहे दिल्ली के विकास दिव्यकीर्ति जी हो, या काफी लोग लेक्चरर्स है, पढ़ाते हैं बच्चों को, छात्राओं को पढ़ाते हैं, वो अपने छात्राओं को दिशा निर्देश, हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम केवल चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं, जिससे जो है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए, मतलब पारदर्शी इलेक्शन के लिए आप जो भी जांच करना है वो जांच करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चिट्ठी लिख रहे हैं कि उनकी निगरानी में इसकी जांच हो, ताकि इलेक्शन सही हुआ या गलत हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच तो होनी चाहिए, तो हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए। मैं बिहार को लेकर के चिंतित हूँ, जहां पर आपने यहाँ तक कह दिया कि दोबारा चुनाव हो सकते हैं। दोबारा चुनाव एक बड़ा दावा है आपका कि दोबारा चुनाव हो सकते हैं बिना किसी पिटीशन के। कैसे होंगे सर? मैं उसी बात पर फिर लौट रहा हूँ, कैसे होंगे? 4-5 करोड़ लोगों को चिट्ठी लिखने के बाद में चुनाव दोबारा होने ही पड़ेंगे। अगर देश भर से 4-5 करोड़ लोग चिट्ठी लिख देते हैं, हम इस प्रोग्राम से अपील कर सकते हैं लोगों को। अभी देखिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, 4-5 कम से कम प्रत्याशी, ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अनएक्सपेक्टेड हार गए, वो तो जा ही नहीं रहे हैं कोर्ट, वो तो सब घर में सो गए हैं आराम से। पता नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संगारेड्डी के जो बीरैया जी है, करीमनगर के एडवोकेट जो है वेणुगोपाल जी है, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र नेता है सलीम जी है, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि वो बढ़ चढ़कर इसमें जुटे हुए हैं। और वो देश तेलंगाना भर में तो मेरे ख्याल से आप 20-25 हजार चिट्ठियां केवल तेलंगाना से देखने को मिलेंगी। बाकी राज्यों का और खासकर बिहार का क्या होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि 1-1.5 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को तेलंगाना से 25,000 खत जाएंगे ईवीएम की जांच के लिए, चुनाव धांधली की जांच के लिए, और जो भी चुनाव तंत्र में जितने भी गलतियां होते हैं उनके सभी की जांच के लिए
तेलंगाना से 20-25 हजार चिट्ठियां तो जरूर जाएंगी। देश की युवा से, खासकर छात्राओं से मेरी विनती है कि वो भी, जो मैंने ईमेल आईडी भेजा है दोबारा बता देता हूं, rajsraochinta@gmail.com को आप ईमेल कीजिए। मैं चिट्ठी का नकल भेजूंगा, अपने कॉलेज में सभी छात्रों में बांटे, इसको व्हाट्सएप में शेयर करें ताकि करोड़ों में चिट्ठियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचे और पूरा देश जो है इस चुनाव तंत्र, ईवीएम धांधली, ईवीएम घोटाला, वोट चोरी के बारे में खड़े होकर लड़े और अपने लोकतंत्र को बचाए, अपने संविधान को बचाए। चलिए, धन्यवाद। मैं तो कहूंगा कि बिहार के लोग, अगर 11 दिन बचा है, हम इसीलिए कई बार सवाल खड़े करते हैं कि हो सकता है किसी को सवालों से ही किसी जगना हो तो वो जग जाए। 11 दिन का वक्त है, दिन भी जोड़ घटा करके राव साहब ने बताया मुझे कि 11 दिन का वक्त है बचा। तो 11 दिन के इस बचे वक्त में अगर उठ खड़ा हुआ बिहार, तो ये भी नामुमकिन नहीं है। लोकतंत्र में ये नामुमकिन नहीं है कि दोबारा चुनाव ना हो। ये दोबारा चुनाव होने की बात, इसको हम आज के दौर में अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि ये चुनाव अवैध है, ये चुनाव ट्रांसपेरेंट नहीं था, जनादेश को हाईजैक किया गया है, जनादेश को हैक किया गया है, तो चुनाव दोबारा भी मुमकिन होते हैं। लेकिन इस सब के लिए दोनों तरफ से इंसाफ देने वाले पर भी नजर रखनी होगी, और इंसाफ देने वाले पे तो तब नजर रखेंगे जब इंसाफ मांगने वालों की कतार तो दिखे। पहले इंसाफ मांगने वाले तो दिखें। तो अगर इंसाफ मांगने वाले दिखेंगे तो इंसाफ देने वालों की तरफ भी देखा जाएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, राव साहब अपने मिशन में लगे हैं, इसीलिए हम बीच-बीच में आते रहते हैं राव साहब को लेकर के, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जी-जान से इस देश के लोकतंत्र जो है, चुनावी लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र को बचाने के लिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए लगा हुआ है, तो उसकी बात आप लोगों तक आनी चाहिए। इसीलिए हम राव साहब को लाते हैं, उनकी बातों को, उनके कहाँ तक उनका कार्यक्रम पहुँचा है, कहाँ तक क्या अपडेट है, वो सब आप तक लाने के लिए वो खुद ही मौजूद रहते हैं हमारे साथ। धन्यवाद राव साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।